र दर्शकज्यूहरूलाई म सानो विनम्र अनुरोध के गरौँ भने यहाँ हिन्दी वक्ता आदरणीय मित्रहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरू भएको हुनाले म आफ्नो सहजीकरणका लागि र उहाँहरूको सहजीकरणका लागि हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्ने अनुमति चाहन्छु। म तीनवटा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, तीनवटा कुरामा मात्रै यो छलफललाई केन्द्रित गराउँछु। पहिलो यहाँहरूको विषय जो अघि भने संरक्षणकर्मी, समाजसेवी, लेखन, विविधता र अब डाक्टर साहबले चाहिँ नशामुक्त या छोरीको सम्बन्ध कसलाई प्राथमिकता दिनु, आप किसी यहाँ फ्लोर में लाना चाहेंगे वो कहेंगे, या नशा मुक्त में कहेंगे या बेटी बचाओ में कहेंगे, वो कहेंगे। और उस विषय का अंतर्देशीय संबंध क्या है? वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, जैसे कि ये पॉल्यूशन का कुरा, संरक्षणको कुराहरू वर्ल्ड वाइड समस्या छ। म त्यसको विषयवस्तु म उठान गर्नेछु, त्यसमा यहाँहरूको धारणा माग्नेछु। छोटो आफ्नो विषयवस्तु यहाँहरूको धारणा आपका विचार मागूंगा मैं श्रोताओं के लिए। त्यसपछि त्यो विषयमा तपाईहरुको विषयमा यहाँहरूको जिस विषय पर आप काम कर रहे हैं उसमें कोई रचना हो तो आदरणीय मेरे श्रोताओं को और दर्शकों के बीच रखेंगे। और मुझे ये जानना है कि उस लेखन के प्रति आपका झुकाव कैसे हुआ, अभी प्रेरणा कहाँ से हुई, आपकी विषय वस्तु उत्थान क्यों करना पड़ा, संरक्षण क्यों करना पड़ा आपको, संरक्षण अभियान क्यों करना पड़ा, बेटी बचाओ या दिशा मुक्त नशा मुक्त क्यों करना पड़ा, ये हम आप श्रोताओं को बताएंगे। और अब ये तो हो गया, आपके भावी कार्य योजना क्या है संक्षिप्त में बताएंगे, ताकि ये आयोजकों को और मुख्य प्रवर्तक लोगों को फायदा हो उससे कि ये लोग इस विषय के लोग इसमें कर रहे हैं, यस्तो गर्दैछन्, स्थानीय भाषामा यस्तो गर्दैछन्, साहित्यमा यस्तो गर्दैछन्, हामीहरु के गर्न सक्छौं, त्यसमा के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये इनको बेनिफिट हो। तभी मैं ये तीन पहलुओं पे आप सभी का विचार चाहूंगा। नेपाली भाषा वक्ताजीहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ नि नेपालीमा, म हिन्दीमा बोल्दाखेरि मलाई माफ गर्नलाई फेरि पनि म सबैभन्दा पहिला यो म आफू पनि स्थानीय भाषाको विद्यार्थी हुँ। म पनि एउटा शिक्षण संस्थामा आबद्ध छु, विद्यार्थी नै भन्छु, म सिकिरहेको छु। त्यही भएर स्थानीय भाषाका लेखक ज्यूको धारणा यो लेखन प्रति प्राध्यापक भएर यो स्थानीय भाषामै किन आउनुभयो, कृपया नै सर। धन्यवाद सर। म मेरो परिचय दिइहाल्नुभयो तपाईँले, धन्यवाद। अनि यो शीर्षक हाम्रो छलफलको बडा भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ दुईटा भाषामा सहजीकरण गर्न पाउनु भएको छ। र यो प्राध्यापन पेशा र लेखन को खासै सम्बन्ध चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ, होला पनि तर खासै लेखन र प्राध्यापन र लेखन एकले अर्कालाई केही सहज बनाए पनि सबै प्राध्यापकहरू लेखक नहुन सक्लान् र सबै लेखकहरू प्राध्यापन गर्न नजालान्, त्यो फरक पाटो हो। र यो साहित्य र सिमाना भन्ने शीर्षक भएकोले सर्वप्रथम त म यहाँ सम्पूर्ण समक्ष के कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु भने साहित्यको सिमाना हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, मैले पाएको छैन। हालाकि यो मेरो विदेशी साहित्यप्रतिको एउटा झुकाउले पनि हुन सक्छ। म आफै अंग्रेजी साहित्यको प्राध्यापन गर्दै आएको मान्छे भएको हुनाले पनि र हिन्दी पनि उत्तिकै पढ्ने गर्दछु र मैले लेख्ने गरेको भाषाहरू भनेको हिन्दी, नेपाली र मेरो मातृभाषा। अब यो मातृभाषालाई मैले सुदूरपश्चिमको भाषा भनेर भन्दाखेरि पनि गाली पाएको छु, कसैले डोटिली भन्छ, कसैले यो मानसखण्ड भाषा भन्छ। यो हाम्रो संविधानमा चाहिँ स्थानीय भाषा नै मैले मेरो पीडा पोखेको यो सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेर नै हाम्रो संविधानमा लेखिएको हुनाले मैले सुदूरपश्चिम भाषा भन्ने कुरो चाहिँ गरेको हो। र
साहित्यले सिमाना पार गर्छ र साहित्यले सिमाना पार गरेर संस्कृतिलाई पनि पार गर्छ। सरको लेखनमा मात्रै हो, छोटोमा लेखन किन भयो स्थानीय भाषामा किन फर्किनु भयो अङ्ग्रेजी साहित्यको मान्छे? ए होइन, मैले त्यही भन्न गइरहेको छु सर। किनभने हाम्रो संस्कृति किन हामीले अङ्ग्रेजी संस्कृति मात्रै किन बुझ्ने र हिन्दी अथवा भारतीय संस्कृति मात्रै किन बुझ्ने? हालाकि भारतीय संस्कृति र हाम्रो स्थानीय संस्कृतिमा धेरै फरक नहोला, तथापि हाम्रो भाषा मार्फत हामीले पनि हाम्रो स्थानीय स्तरमा मात्रै हामीले हाम्रो भाषा फैलाउने होइन कि हाम्रो लेखनको अर्थ यो भाषाले त्यो सिमाना पार गरेर जाओस् र हाम्रो भावना, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सोच, हाम्रो विचार त्यो सिमाना पारीका मान्छेहरूले पनि बुझुन् र उनीहरूले हामीलाई पनि बुझुन्, हाम्रो लेख मार्फत हाम्रो विचार बुझुन्, हाम्रो संस्कृति बुझुन्, हाम्रो कला साहित्य बुझुन् भन्ने उद्देश्यले विश्वव्यापी सम्बन्ध। एकदम धन्यवाद हुनाले अब साहित्यबाट अलिक पर हट्छु म। मैले केही दिन मेरो फेसबुक साथीहरूले हेर्नुभयो होला, मैले तीन दिन अगाडि हो सायद एउटा पोस्ट गरेको छु। हिमरेखा भन्दा अलिक नजिक पर्ने 3700 मिटर उचाइमा रहेको दार्चुलाको एउटा ताल सुक्यो। 3700 मिटर समुद्र सतहदेखि, समुद्र सतह से 3700 मीटर जो ऊंचाई में ताल थी, जो ताल था वो सूख गया। वो मुझे जो जानकारी मिली कि वो पहली बार ऐसा हुआ। तो आप तो संरक्षण में कर रहे हैं, संरक्षण में काम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का असर इस पे है। मैं इस पे आदरणीय डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह जी का छोटा सा व्यू चाहूंगा कि आप जिस सब्जेक्ट को उठा रहे हैं वर्षों से, उसका इम्पैक्ट अब हम अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं। जो आपने 10 साल 20 साल 15 साल पहले से आप उठा रहे हैं, तो 15 साल पहले संरक्षण की जो आपने मुहिम छेड़ी थी वो आज मेरे उम्र के लोग देख रहे हैं। तो 15 साल पहले अब ये होगा करके ये आपको कैसे ये सूझा ये सब्जेक्ट में इस क्षेत्र में काम करूंगा करके? प्लीज। ये बहुत आम बात है कि हम लोग सब अपने आसपास से लेते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं उनको आसपास से लेते हैं, और एक बचपन से पर्यावरण के प्रति लगाव रहा, झुकाव रहा। देखा कि लोगों की आदत ये थी कि पेड़ कटते ज़्यादा है, लगते नहीं। और जो सभी देशों की हालत ये है, मैंने कुल मिलाकर, क्योंकि इस बार दूसरे सम्मेलन में आ रहा हूँ, चाहे शासन सत्ता की स्थिति भारत की हो, नेपाल की हो, कमोबेश एक सी है कि करोड़ों पेड़ लग जाते हैं कागजों पे, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई पेड़ नहीं लगता है। और जब तक हम लोग प्रैक्टिकल में काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने एकला चलो, अकेला ही चला। कुछ पेड़ मैंने खुद लगाए, कुछ लोग और जुड़ते चले गए। इसके बाद धीरे धीरे आप इसमें आए कैसे? आपका थॉट कैसे आया कि मैं अब इसमें काम करूंगा, संरक्षण में काम करूंगा? आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया, क्या पढ़ा ये जिसने आपको संरक्षण की ओर धकेल दिया? ये थोड़ा सा रहा कि मैंने देखा कि एक तो मैं इसके बारे में काफ़ी पढ़ता रहा, क्योंकि पॉल्यूशन का देखिए और बाकी सब चीज़ें देखिए, कितनी गर्मी बढ़ गई है, सर्दी बढ़ गई है। और गर्मी सर्दी के वो बरसात के तो बरसात बहुत कम होती थी। बचपन में मैं देखता था कि एक हफ्ते बरसात लगातार होती थी, अब बरसात नहीं होती है। तो वो सब देखकर लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। सोचा कैसे करें, लेकिन बस जो समझ में आया, जो मन ने कहा, मैंने कोशिश की कि कुछ करूं, तो धीरे धीरे करता गया। और अब आज की स्थिति है कि लगभग आज तक मैंने व्यक्तिगत तौर पे 350 के आसपास पेड़ लगाए हैं, और उसमें काफ़ी हद तक मतलब 80% पेड़ चल रहे हैं। ये हमारी एक उपलब्धि है। और एक संस्था है माई हाफ ट्री, उनके साथ भी जुड़कर मैंने काम कर रहा हूँ, और वो करीब 50 एकड़ का जंगल डेवलप कर रहे हैं। और उसमें भी 3 साल से लगातार काम चल रहा है। तो उसमें हम लोगों का ये है कि कंट्रीब्यूशन रहता है, और जो भी आएगा, कोई भी आए अपने बर्थडे पे, एक हम लोगों ने अभियान चलाया कि आप अपने बर्थडे पे आके पेड़ लगाइए, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। उसका पैसा नहीं लिया जाता है। हामीले पनि सिक्नुपर्ने कुरा है उहाँहरूबाट। अलिक
तो हरेक जन्म दिवसमा एउटा रुख लाउनुहुन्छ। जन्म दिवस हामीले लाए पनि हुन्छ नि त्यो। मैरिज एनिवर्सरी है और आप लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई हम लोग कोई पैसा नहीं लेते हैं। आप आइए और लगाइए, वहाँ उस जंगल को संरक्षित करने का काम। सर आपने पढ़ा और कुछ देखा इसलिए आप आ गए कि मैं आपसे जुड़ूंगा सर। मेरे श्रोताहरूलाई बताइए यो चिपको आंदोलन, आप जब पेड़ की बात कर रहे थे मेरे स्मरण में चिपको आंदोलन है, मेनका गांधी आई हुआ है। चिपको आंदोलन बहुत जबरदस्त हिसाब से भारत में डेवलप हुआ। ये पता नहीं दक्षिण भारत के किसी ने तो पद्मश्री भी पाया है उसमें, बहुगुणा जी ने तो पद्मश्री पाया है, पेड़ लगाते लगाते पद्मश्री पाले हैं। ये बहुत चलते हैं। र मैं आदरणीय श्रोताहरूलाई म जानकारी गराउँ, साहित्यमा पोखरामा अब यो साहित्य पोखरामा यस्ता कार्यक्रम थुप्रै हुन्छन्। त्यहाँको त वडा वडाले त्यहाँको प्रत्येक पालिकाले यस्तो काम गरिरहेको हुन्छ होइन। पोखरा आप कति गए होंगे। तो उहाँका एउटा मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ सरूभक्त आदरणीय नेगी सरलाई थाहा होला। सरूभक्त सरहरूले पोखरामा संरक्षण कविता अभियान भनेर 2036 सालतिरै सुरु गर्नुभएको थियो। 2036 सालतिर नै त्यो संरक्षण कविता अभियान भनेर पोखरा अभियान गर्नुभएको थियो। नेपालीहरू पनि कम छैनन् भन्न खोजेको मैले। साहित्यमा उहाँलाई पढ्छु। उहाँको चुली उपन्यासमा मैले फ्यामिली क्रिटिसिजम पर एउटा सानो रिसर्च आर्टिकल लेखेको थिएँ। फैमिलिज्म, ये इको सिस्टम पर फैमिलिज्म लगा के थोड़ा लिखा था मैंने, तभी मौका गया था। आपसे मैं जुड़ूंगा। सर मैं आपसे बहुत इंस्पायर भी हूँ, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी से। उहाँका अभियानहरू छोरी पढाउनुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस् र नशामुक्त अभियान। आज मैं आप बस इतना कहूँगा कि आप इन दोनों में से आज कौन से सब्जेक्ट लेंगे? आज के दोनों का मेल, ठीक है सर। मैं तो दोनों का मेल तो सर मैं थोड़ी सी जोड़ दूं। जो नशा है भारत के अंदर भी है, नेपाल के अंदर भी है, उससे कोई सिवाला नहीं है। जी जी। मैं महाकाली के बॉर्डर में रहता हूँ, तो पुल से नहीं आता है तो महाकाली में वो कुछ दूसरे ऑप्शन अपना के अर्को उपाय अपनाएर, पुलबाट नआएर पनि अर्को उपाय अपनाएर भारतबाट नेपाल, नेपालबाट भारत नशा उसको सीमा नै छैन। छोरीको समस्या पनि उत्तराखण्ड र नेपाल हाम्रो यो क्षेत्रको झन्डै झन्डै उस्तै छ। झन्डै झन्डै मैले किनभने मेरो दुईटै सन्तान पिथौरागढमा सिजरियनबाट भए। छोरा भएको पालि मलाई 1 किलो मिठाई मागियो, छोरी भएको पालि मिठाई मागिएन। मैले त्यहाँ यस्तो विभेद छ भनेको होइन। मेरो देशमा पनि मेरो ठाउँमा पनि मैले मेरो छोरी जन्मेको 9 वर्षपछि छोरा जन्मेको हो मेरो। त्यो पारिवारिक प्रेसरका कारणले, किनभने विभेद थियो त्यहाँ मेरो समाजमा अहिले पनि छ। त्यहाँ मात्रै हुन्छ भने मैले त्यहाँ अनुभव गरेँ। छोराको भएको पालि मिठाई माग्यो, अघिल्लो पालि मिठाई मागे, मुझसे मिठाई नहीं मांगी जाएगी वहाँ पिथौरागढ़ में। तो ये कनेक्शन वार पार है सर। तो आपने खुद अपनी सोसाइटी को देख के ये क्या उठाया, क्या है ये, कैसी उठा? मेरी माता, पूजनी माता जी एक समाज सेविका थी और वो समाज के लिए, खासकर महिलाओं के लिए काम करते थी, क्योंकि एक महिला ही महिला की पीड़ा को समझ सकती है। और उस पीड़ा में उन्होंने मुझे भी शरीक करा। तो दुनिया की पूरी आबादी आधी पुरुष है, आधी महिलाएं होती हैं, और महिलाएं और पुरुषों में जो अंतर है वो बहुत काफ़ी अंतर है। और जो महिलाओं की स्थिति समाज में, यदि हम प्राग ऐतिहासिक काल में जाते हैं, वेदों के समय में यदि हम अध्ययन करते हैं, तो उस समय की जो ऋचाएँ थी वो सारी महिलाओं के द्वारा, गार्गी के द्वारा, लोपामुद्रा के द्वारा, बड़ी बड़ी विदुषी महिलाओं के द्वारा लिखा गया। कालांतर में धीरे धीरे जब मुगल शासन का भारत में आगमन हुआ, तो उसके बाद पर्दा प्रथा और महिलाओं के प्रति कई प्रकार की जो रूढ़िवादी सोच थी वो विकसित हुई। तो मेरा मानना यह है कि जो महिला है वह एक वस्तु नहीं है, और हम उसको एक वस्तु के रूप में प्रयोग करते हैं। क्योंकि जैसा अभी आपने कहा, हमारे यहाँ जब पुत्र पैदा होता है तो कहते हैं कि वो उस खानदान का जो है बेड़ा पार करेगा, और उसकी होने से वो अपने पितरों का तारण करेगा। और जो कन्या होती है, तो कन्या जो है पराया धन है, पराया वस्तु है, उसके प्रति एक पराया भाव है। जैसा आपने भी खुद स्वयं अनुभव किया कि पिथौरागढ़ के जिस अस्पताल में
बच्ची पैदा हुई और बच्चा पैदा हुआ तो वहीं पर मिठाई जो आपसे मांगी गई, तो उससे लगता है कि वो कितना लड़कियों के प्रति एक भाव विद्यमान रहता है। वो मैंने विषय वस्तु के उठाने के लिए कहा था। हाँ, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरा मानना है कि मैं लड़कों से, खासकर बच्चों से कहता हूँ कि आप हमेशा महिलाओं की जो है, महिलाओं के प्रति एक आदर भाव रखें, उनकी सेवा करें। ठीक है सर, मैं आऊँगा सर। मैंने दो लिए सर, एक आप माँ से प्रभावित हुए, एक सोसाइटी देखी, और रिचाएँ की बात में जोड़ेंगे। आपसे आऊँगा सर, एक मिनट प्लिज। रिचाहरूको बारेमा एउटा भ्रम छ नेपाली समाजमा। यो मनुस्मृति पछि आएको हो कि फेरि नसोध्नु होला, मैले ठ्याक्कै त्यो डेट भन्न सक्दिनँ। महिलाहरूले रिचा उच्चारण गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ नेपाली समाजमा। यद्यपि हामी कहाँ त रिचा उच्चारण गर्ने परम्परा छैन जस्तो लाग्छ। मेरो फेरिमा मैले धेरै समाज पढ्न पाएको छैन, तर त्यहाँ के छ भने मैले पढेको कुरा चाहिँ नेपाली समाजमा रिचाहरूलाई, महिलाहरूलाई उच्चारण गर्न प्रतिबन्ध छ, गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू भनियो अरे है फेरि। तर अब अहिले भर्खर गाग्रीको कुरा हामीले सुन्यौँ आदरणीय सरबाट, होइन? महिला थिए, महिलाले गरेको यो कुरा हामीले हाम्रा मेरो श्रोता दर्शक जति पनि हुनुहुन्छ, मेरो नेपालीमा कुरा बुझ्नेहरूले र हिन्दी में जो भी समझते होंगे, ये कंसेप्ट आज इसे हटा दे कि महिलाहरूले रिचा गर्नु हुँदैन, मन्त्र गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हटाइदे, हम हटा दे। मैं आदरणीय अश्रुजी से हजुरसम्म अलिक पछाडि पुग्छु है, किनभने उहाँ भारतीय हो तर नेपाली वक्ता हो, त्यही भएर उहाँलाई म कन्क्लुजनका रूपमा लिन्छु। त्योभन्दा अगाडि आदरणीय कैलाश पाण्डे सर, डडेलधुरा महाकाली यो चर्मण्यवती को पानी पुग्ने ठाउँको मान्छे, अघि ग्लोबल वार्मिङको कुरा आएको छ, मलाई सोध्न मन लागेको थियो अभिमालको अध्यक्षज्यूलाई, त्यो मुहानको पानी घट्यो कि जस्ता त्यस्तै छ, विगत 10 वर्षको केही तथ्याङ्क राख्नु भएको छ कि, किनभने मेरोतिरका मूलहरू सुकिरहेका, पानी घटिरहेको छ। डडेलधुरा ले यो सिमानालाई, होइन, अनि उहाँको त फेरि कवित्व जाग्छ, कवितालाई एकैछिनमा पछि ल्याउँला, होइन? कसरी हेर्नु भएको छ यो जलाधार र जीवनलाई, जलाधारको जीवन र तपाईँको कवितासँग यसको के सम्बन्ध भएर यहाँ उठाउनु भयो? सुरुमा त म यति ठुलो यो भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा डिलासैनी गाउँपालिका र यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई र यो अभियानको अभियन्ता हेमबाबु लेखकलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगै यो प्यानल डिस्कसनमा मलाई सहभागी भई कुरा राख्ने यो अवसर दिएकोमा आयोजकका प्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई सोधिएको प्रश्न छ, म जलाधार क्षेत्रको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसेको मान्छेका हिसाबले स्वाभाविक रूपमा मूलको सम्बन्ध तलतिर भइ नै रहन्छ। मुहान नै धमिलो भएछ भने यहीँ अगाडिको पहिलो डिस्कसनमा चलेको थियो गोकुले क्षेत्र प्रदूषित भयो, र त्योभन्दा बढी महाकाली प्रदूषित छ भनेर माथि मूल नै धमिलो रहेको अवस्था छ भने हामी कहाँ सग्लो पानी पुग्ने अवस्था त छैन, हुँदैन पनि। हरेक जब गौरीगङ्गा बाँध खोलिन्छ, बाँध खोलिने सूचना सर्वप्रथम तटीय क्षेत्रमा जान्छ कि यति गते यति बजेदेखि बाँध खुल्दैछ भनेर। यताको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको हुन्छ र माथिल्लो तहको सबै प्रभाव रहेको हुन्छ। र हामी सीमावर्ती क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि एकदम निकट सीमा जोडिएको बस्तीका बासिन्दा हामी हौँ, किनभने महाकालीले मात्रै रोकेको छ र हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, साहित्य र त्यो महाकालीको पानीले त्यो बार रोकेको छैन एकदमै। म त्यो निष्कर्षमा जाउँ, अघि निकी सरले पनि उठाउनु भएको थियो, सीमा हाम्रो छलफलको निष्कर्ष नै त्यही हुन्छ, सीमाले साहित्य रोक्दैन भन्ने। त्यसमा नगइकन खालि विषयवस्तुको उठान गर्ने कहाँबाट प्रेरणा पाइयो? त्यो कवित्व कहाँ छ त्यो उसमा भनेर मात्रै? त्यो यो मैले लेखन क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि म परशुराम क्षेत्र विकास समिति, हामी कहाँ परशुराम क्षेत्र छ, परशुराम क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष भए एकपटक। त्यो परशुराम क्षेत्रको अध्यक्ष हुँदै गर्दा केही साथीहरूले
परशुराम क्षेत्रका बारेमा स्कन्द पुराणमा भएका कुराहरूलाई अध्ययन गर भनेर मलाई अध्ययन गर्न प्रेरित गरे। मैले यो किन खोजेर आयो भने हामीलाई पनि प्रेरणा मिलोस् कि यो कसरी लेख्नु पर्ने रहेछ, कहाँबाट प्रेरणा आउने रहेछ, हाम्रा नानीहरूलाई पनि यो प्रेरणा मिलोस् त्यो भनेर यो खोजिरहेको। त्यो अध्ययन गर्नका लागि म डाक्टर घनश्याम लेखक, अगाडि पनि नाउँ उच्चारण भएका आदरणीय व्यक्तित्व आचार्य घनश्याम लेखकजीका पुगे र उहाँले मानसखण्डको पुस्तक नै मलाई थमाउनु हो र यसमा यो कुरा पढ्नु होला भनेर टिक लगाइदिनु भयो र जसमा लेखिएको थियो कि जामदग्ने समम क्षेत्रम त्रैलोकेन मयि चितम यत्र स्नात्वा भवे तस्मात् प्रियो देवस्य चक्रिण भनेर प्रिय भगवान विष्णुको चक्र बोक्ने भगवानको प्रिय बन्दछ भनेर त्यसमा लेखिएको थियो र त्यो कुराले अनि व्यासजीले मलाई आचार्यजीले मलाई यसरी पनि भन्नुभएको थियो, भगवान व्यासजी स्वयं परशुराम क्षेत्रमा पुगेर आफै परशुराम क्षेत्रमा आएर यो कुरा लेख्नु भएको हो। जब व्यास गुफामा जाने क्रममा उहाँका अरू पुराणहरू अरू भए पनि मानसखण्ड चाहिँ यात्रा स्मरणका रूपमा हो भनेर मलाई आचार्यजीले भनेका कारणले म त्योबाट त्यसपछि परशुराम क्षेत्रका विषयमा ब्रोसर बनाउनु पर्यो भनेर हाम्रो समितिमा कुरा आयो र त्यो ब्रोसर बनाउनका लागि त केही न केही लेख्नु पर्यो। त्यसको लेखन मैले आफूले लेखनबाट लेख्ने कुराको सुरुवात गरेँ र त्यो लेखाइका क्रममा फाटफुट्ट गीत पनि लेखिएका छन्, कविता पनि लेखिएका छन् र अध्ययनकै क्रममा यो यहाँले हजुरसँग जोडिन्छु सर एकैछिन। हुन्छ, मैले तमान संस्कृति सम्बन्धी अध्ययन गर्दाखेरि त्यो उठान भयो कविता पनि। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। म अश्रु म्यामलाई अघि रोकेका थिएँ। सिक्किम नेपाली भाषी, सिक्किमको अब साहित्यका म जस्तो भाषाको विद्यार्थी, साहित्यको विद्यार्थीलाई सिक्किमलाई नचिन्ने, पूर्वी भारतलाई नचिन्ने कोही पनि छैन। हाम्रो माध्यमिककालीन नेपाली साहित्यदेखि लिएर अहिले उत्तराधुनिक पोस्ट मोडर्निस्टका विचारधाराहरू त्यो पूर्वी भारत यहाँ भारतबाट प्रभाव भइरहेका छन् नेपालमा साहित्यका हरेक त्यो विचारधाराहरू। म त्यसलाई अघि पछि पनि जोड्नेछु। मैले म्यामको यो अघि भने जोड्दै थिएँ, कहिलेकाहीँ मुक्तक सुने, कहिले गजल सुने, कहिले कविता पनि सुने। अब ती यी उहाँहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि उहाँको विधा के हो, विषय के हो भन्ने कुरा खोज्दै जाँदाखेरि यो बहुविधा हो के हो त, यो कसरी यो ठम्याउन नसकेर हो कि यहाँ सबतिर उस्तै छ अनि म पनि उस्तै लेखौँ भनेर कसरी त्यो विविध विधा विषयमा कसरी लेख्न पुग्नु भयो।